जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका शार्प स्टेपर में। सो करंट अफेयर्स ऑफ स्पेसिफिकली नेशनल करंट अफेयर्स जो थे ऑफ आई दृष्टि घटना चक्र वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन से। साथ ही साथ आपको प्लेलिस्ट के बारे में एक जानकारी देनी थी कि हिस्ट्री और इकोलॉजी की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल है, आप जब चाहें उसको देख सकते हैं। और इकोनॉमिक्स और जोग्राफी हम अभी करेंटली रन कर रहे हैं एंड वेरी सून इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट हो जाएगा। सो वी विल बी स्टार्टिंग विद येट अनदर घटना चक्र, दैट इज़ द स्टैटिक घटना चक्र। ठीक है। सो आज हम स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन से और उसका फर्स्ट पेज थोड़ा सा ब्लर्ड है। ये जैसा भी स्कैन कॉपी मिला था मुझे, मैंने वही लिया था। सो अभी दूसरा कॉपी इसका अवेलेबल नहीं है, बाकी सेकेंड पेज से इट इज़ ओके टू रीड। सो फर्स्ट पेज में थोड़ा सा इशू आ सकता है आपको, बट एक ही पेज की बात है। सो अभी तो हम फिलहाल स्टार्ट करेंगे ही इससे एंड बाकी कोई पीडीएफ मुझे मिलता है, इसका पेड पीडीएफ अभी अवेलेबल नहीं था, सो आई हैव नॉट टेकन। और जैसे ही मिलेगा सो वील बी स्टार्टिंग विद दैट पीडीएफ ओनली। ठीक है। तो आज के लिए बस फर्स्ट पेज में आपको थोड़ा सा लग सकता है, इशू आ सकता है, बाकी इट विल बी ओके फ्रॉम द नेक्स्ट पेज। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। पहला न्यूज़ जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है इंडिया एंड यूएई दे साइन अ लैंडमार्क सिविल न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट। सो सितंबर 9 2024 को सितंबर 9 2024 को हिस्टोरिक एमओयू फॉर सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन। ठीक है, एक हिस्टोरिक एमओयू साइन हुआ, किस लिए? सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन के लिए। इंडिया और यूएई के बीच में साइन होता है, ध्यान दीजिएगा, इंडिया और यूएई के बीच में साइन होता है, सिग्निफाइंग अ क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट टू देयर बायोलैटरल रिलेशनशिप। तो इंडिया और यूएई के बीच में होता है, किसके लिए होता है? सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन की। हाईलाइट्स की बात करें तो इंडिया यूएई ने एक एमओयू साइन किया, और ये कब साइन हुआ था? जब शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ये इंडिया आए थे। ठीक है, तो ये बात है सितंबर की, जब ये इंडिया दिल्ली आए थे तब ये साइन हुआ था। और इसमें न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनपीसीआईएल और एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी, ये दोनों ही मिलके इसमें कोलैबोरेट कर रहे हैं एंड इट लेड द मरक्का न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेशंस। ठीक है, और एक हिस्टोरिक स्टेप है। कहने का मतलब ये है कि इंडिया की तरफ से एनपीसीआईएल और ईएनईसी फ्रॉम द एमिरेट्स यूनाइटेड यूएई की तरफ से। ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूएई इज़ इंडियाज़ थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। अब ये आपके लिए याद रखने वाला पॉइंट है, यूएई इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। दिस इज़ द फर्स्ट सच एग्रीमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज एंड अलाइंस विद द कमिटमेंट टू पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, जैसा कि एग्री किया था जब यूएई की विजिट पर प्रधानमंत्री गए थे 2015 में। लॉन्ग टर्म एलएनजी सप्लाई की बात करें तो एक एमओयू साइन हुआ है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बीच में। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म एलएनजी सप्लाई के लिए है। यूएई बीइंग वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर्स, ये क्रूशियल रोल प्ले करेगा इन इंश्योरिंग द इंडियाज़ एनर्जी सिक्योरिटी। तो इंडिया को भी एनर्जी सिक्योरिटी में मजबूत होने की ज़रूरत है, तो ये एक डील एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, बिकॉज यूएई जो है ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर है। तो अगर हमारे रिश्ते इनके साथ अच्छे बनते हैं तो एनर्जी सिक्योरिटी की जो एक थर्ड वॉर कंडीशन क्रिएट हो रही है, एक बाईपोलर जो वर्ल्ड क्रिएट हो रहा है, तो जहाँ से भी हम एनर्जी बेसिकली ले रहे हैं, तो वहाँ से अगर कल को मतलब रिश्ते किसी भी वजह से बिकॉज ऑफ द पोलराइजेशन ख़राब होते हैं, तो एटलीस्ट वी हैव अ सिक्योर्ड नेशन जहाँ से हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी हमारी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। ठीक है। फूड पार्क्स डेवलपमेंट की बात करें तो एक एमओयू साइन हुआ था बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एंड अबू धाबी डेवलपमेंट होल्डिंग कंपनी पीजेएससी एडीक्यू के बीच में। एंड यूएई एक लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर भी है, हमको पता है। तो ये अभी बेसिकली जो एनर्जी एग्रीमेंट साइन हुआ है, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट, ये किसके बीच में हुआ है? इंडिया और यूएई के बीच में। ऑलराइट, नेक्स्ट। वन सेकेंड प्लीज। यस, नेक्स्ट देखिए, Israel's Tower Semiconductor and Adani's chip project in India. सो रिसेंटली अडानी ग्रुप ने पार्टनरशिप किया इसराइल टावर सेमीकंडक्टर के साथ और 83,947 करोड़ इन्वेस्टमेंट की बात हुई है, यूएस डॉलर 10 बिलियन। और ये एक चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, ये मिलकर एक चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टार्ट करना चाहते हैं। कहाँ पर करना चाहते हैं? ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ कर रहे हैं? महाराष्ट्र में। सो कौन कर रहा है? इजराइल्स टावर सेमीकंडक्टर और अडानी चिप प्रोजेक्ट, ये कहाँ पर शुरू करने की बात हो रही है? महाराष्ट्र में।
10 बिलियन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र, ये इसको फाइनेंस दिया जाएगा फ्रॉम इजराइल टावर सेमीकंडक्टर एंड इंडियाज अडानी ग्रुप. Project demonstrates India's efforts to become a worldwide center for chip manufacturing. ठीक है, तो बेसिकली एक तरीके का क्या बोल सकते हैं कि चिप मैन्युफैक्चरिंग में इजराइल इंडिया की हेल्प कर रहा है. बेसिकली आप इतना याद रखिए. और कहाँ पर स्टेब्लिश हो रहा है ये भी आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसलिए इसमें नहीं, आई एम नॉट रीडिंग इट आउट बिकॉज आपको इन्फॉर्मेशन इतनी याद रखनी है कि अभी अगर पूछा जाए कि रिसेंटली अडानी एंड विच कंट्री, ठीक है, तो इन लोगों ने मिलके एक MOU साइन किया है किस लिए, फॉर चिप मैन्युफैक्चरिंग, या किसके लिए किया है तो आपको पता होना चाहिए. चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए कहाँ किया है, तो महाराष्ट्र में किया है. ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़िलहाल इंपॉर्टेंट है. बाकी महाराष्ट्र के डेप्यूटी CM फडनवीस जी ने बोला है कि अडानी टावर जो है इट विल सेटअप द चिप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट तलोजा. तो ये मुंबई के आउटस्कर्ट्स पर ही है, मतलब कहने का मतलब है कि महाराष्ट्र में भी मुंबई के आउटस्कर्ट्स पर ही बन रहा है. और ये जो सेमीकंडक्टर प्लांट है महाराष्ट्र में, वो इनिशियली 40,000 वेफर्स ये प्रोड्यूस करेगा. तो बेसिकली अभी क्या है, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेसिकली वो पुश कर रहा है फॉर सेटिंग अप ऑफ सेमीकंडक्टर यूनिट्स इन द कंट्री, ऑल अक्रॉस द कंट्री, जिससे कि जो हमारा रिलायंस है इम्पोर्ट्स पे, जो हम ज़्यादा रिलाई करते हैं इम्पोर्ट्स पे, वो हमारा रिलायंस कम हो जाए. ठीक है. इंडिया सेमीकंडक्टर मार्केट इज एक्सपेक्टेड वर्थ $63 बिलियन बाय 2026. टाटा ग्रुप इज़ ऑल्सो सेटिंग अप सेमीकंडक्टर यूनिट्स इन आसाम एंड गुजरात. इसके साथ ही साथ टाटा ग्रुप भी सेमीकंडक्टर यूनिट्स कहाँ शुरू करने की बात की है इन्होंने, आसाम और गुजरात में. तो अडानी ग्रुप के साथ मिलकर कहाँ हो रहा है, महाराष्ट्र में, वो भी मुंबई के आउटस्कर्ट्स पर, और टाटा ग्रुप आसाम और गुजरात में सेटअप करने की बात कर रहे हैं. नेक्स्ट, 5th इंडिया मालदीव्स डिफेंस कॉपरेशन डायलॉग. तो September 6, 2024 को 5th डिफेंस कॉपरेशन डायलॉग शुरू होता है इंडिया और मालदीव्स के बीच में. कहाँ पर, न्यू दिल्ली में. इंडिया मालदीव्स हेल्ड देयर 5th डिफेंस कॉपरेशन डायलॉग ऑन 6 September 2024. ये एक तरीके का बायलेटरल डिफेंस टाइज हैं विच इज़ एक्सपीडिटिंग द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, एनहेंसिंग हाई लेवल एक्सचेंजेस एंड डिस्कसिंग द फ्यूचर मिलिट्री एक्सरसाइज. तो अभी बेसिकली आपको याद ये रखना है कि 5th इंडिया मालदीव्स डिफेंस कॉपरेशन डायलॉग हुआ कहाँ है, ये हुआ है न्यू दिल्ली में. इंडियन डेलीगेशन को लीड कर रहे थे डिफेंस सेक्रेटरी श्री गिरिधर अरामने जी, और मालदीवियन डेलीगेशन को हेड कर रहे थे इब्राहिम हिल्मी जी. इंडिया इज़ सीन एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन इंडियन ओशियन रीजन. तो इंडिया को अभी क्या देखा, किस तरीके से देखा जाता है, एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे इन द IOR रीजन, इंडियन ओशियन रीजन. Maldives wants to reinstate India among the top 3 tourist markets. Maldives wants to reinstate India among the top 3 tourist markets. टूरिज़म जो है वो की इकोनॉमी बेसिकली की है टू द मालदीव्स इकोनॉमी. मालदीव की जो इकोनॉमी है वहाँ पे टूरिज़म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और मालदीव्स चाहता है कि इंडिया दोबारा से रीइंस्टेट हो अमंग द टॉप 3 टूरिस्ट मार्केट्स के तौर पे. मालदीव्स इज़ वन ऑफ द कॉर्नर स्टोन्स ऑफ NFP विजन सागर, इंडियाज़ कमिटमेंट टू ग्लोबल साउथ. और ये लोकेटेड है बिटवीन द मेजर इंडियन ओशियन चोक पॉइंट्स. ठीक है, तो इंडियन ओशन के जो मेजर चोक पॉइंट्स हैं जैसे कि गल्फ ऑफ एडन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड स्ट्रेट ऑफ मलक्का, इसके बीच में ये लोकेटेड है. तो आप लोग मालदीव्स की पोजीशन एक बार देख लीजिए मैप पे, अभी पॉज करके भी देख सकते हैं आप, क्योंकि उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं. ठीक है, तो मालदीव्स कहाँ पे लोकेटेड है, इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द मेजर चोक पॉइंट्स ऑफ इंडियन ओशन रीजन, दैट इज़ द गल्फ ऑफ एडन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड स्ट्रेट ऑफ मलक्का. नेक्स्ट, PM ऑन एन ऑफिशियल विजिट टू ब्रूनेई. तो PM कहाँ गए हैं, ब्रूनेई गए थे सितंबर में 2024, एंड वहाँ पे इनको इनविटेशन मिला था फ्रॉम हिज मेजेस्टी सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया के से. तो ये पहली बायलेटरल विजिट थी बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर. तो पहली बायलेटरल विजिट थी जब कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर गए हैं ब्रूनेई. The historic visit of Prime Minister coincides with 40th anniversary of the establishment of diplomatic ties with India and Brunei. तो ये इस साल जब ये गए थे तो 40 साल हो गए थे डिप्लोमेटिक रिलेशंस में, इंडिया और ब्रुनेई के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस बने. प्राइम मिनिस्टर पहुंचते हैं बंदर सेरी बागवान विच इज़ द कैपिटल ऑफ ब्रुनेई, एंड इट वॉज accorded a ceremonial welcome and warmly received by his Royal Highness Prince Haji Ali Muhammadi Billah. Okay. So he was the crown prince and senior minister in the prime minister's office of Brunei. तो अभी भी देखिए वहाँ पे बेसिकली जो क्राउन का
कॉन्सेप्ट है वो चलता है। तो वो वहाँ के क्राउन प्रिंस भी, ऑल्दो दे हैव अ डेमोक्रेसी, बट वहाँ पर ये भी चल रहा है। तो रॉयल हाइनेस प्रिंस जो है हाजी अल मोहतदी बिल्ला, उन्होंने उनको रिसीव किया। ये सीनियर, साथ ही साथ सीनियर मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इनाग्रेटेड द न्यू चांसनरी प्रीमाइसेस ऑफ हाई कमीशन ऑफ इंडिया एंड ब्रूनेई। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, इतना सब तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है नहीं। एक तो पहली चीज़ याद रखनी कि पहली बायलेटरल विजिट है ये किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। दूसरा देखते हैं कि द फर्स्ट फेज ऑफ इंडियंस अराइविंग इन ब्रूनेई स्टार्टेड विद द डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन 1920s। ओके, तो पहला जो फेज़ था इंडियंस जब ब्रूनेई जाना शुरू हुए थे वो कब हुए थे? जब ऑयल की डिस्कवरी हुई थी ब्रूनेई में 1920 के दशक में। करंटली अप्रॉक्सीमेटली 14,000 इंडियंस जो हैं वो ब्रूनेई में रहते हैं। एंड प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विजिटेड द आइकॉनिक उमर अली सैफुद्दीन मॉस्क विच इज़ इन बंदरसेरी बागवान। तो अब आप ये भी याद रख सकते हैं, प्लेसेस इन न्यूज़ भी में भी ये पूछा जा सकता है कभी कि भाई उमर अली सैफुद्दीन मॉस्क कहाँ पर है लोकेटेड। 4 ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। ब्रूनेई हो गया या कोई और ऑप्शन जो अभी रिसेंट में जहाँ जहाँ विजिट हुई है, तो वो भी आपसे कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। तो भाई वी हैव टू बी रेडी फॉर एवरीथिंग, बिकॉज बुक के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है। बिकॉज जब एग्ज़ाम होता है तो दिस बुक यू नो सेज कि ऑल द क्वेश्चंस वर फ्रॉम दिस बुक, यहाँ से क्लेम होता है और होगा ही, क्योंकि बिकॉज दे हैव एक्चुअली वाई द स्टूडेंट्स आर रीडिंग दिस बुक, क्योंकि इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है। अब ये हमारे ऊपर है हम कौन सी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और कौन सी छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ना छूटे। देखिए पूछने को कुछ भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, सो आप ध्यान रखिएगा। उमर अली सैफुद्दीन मॉस्क कहाँ पर है? बंदरसेरी बागवान, ब्रूनेई में। बाकी इसमें से कोई बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं थी जो ऐसा कुछ साइन हुआ हो या कोई एग्रीमेंट हुआ हो। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि पहली इस तरीके की कोई बायलेटरल विजिट थी किसी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और दूसरा ये मॉस्क कहाँ पर है। तीसरा वहाँ के जो मेजेस्टी हैं, बेसिकली उनका नाम वैसे तो मुश्किल है पूछा जाए, बट ठीक है एक बार आप नज़र डाल सकते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। पीएम मोदीज़ यूक्रेन विजिट। अभी ये सारी विजिट्स चल रही हैं तो विजिट्स में कन्फ्यूजन होगा, तो बस आप या तो आप एक लिस्ट तैयार कर लीजिए अपने साथ अभी जब आप पढ़ रहे हैं, व्हेन यू आर रीडिंग दिस बुक और लिसनिंग टू द वीडियो, एक अपने साथ में एक पेन पेपर रख के बैठिए और वहाँ पे आप पीएम विजिट्स करके एक पूरा पेपर बना लीजिए कि भाई वो नहीं होते हैं व्हाट वी से कि एग्जाम में हम फर्रे बनाते हैं, तो एक तरीके से आप वो बना लीजिए, एक फर्रा बना लीजिए पीएम की विज़िट का। क्योंकि अभी काफ़ी सारी ये देखिए जितने भी आगे आएंगे पीएम्स विजिट के बारे में ही हैं, तो कहाँ कहाँ गए रिसेंटली उसके बारे में कुछ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इजी टू रीड हो जाएगा, जब आप रिवाइज करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा और अभी बनने में उसको 5 मिनट भी नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए अब पीएम का यूक्रेन विजिट देखते हैं। तो ये भी अगस्त में गए थे। की टेकअवेज क्या रहे कि ये दिस वाज द फर्स्ट एवर विजिट बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू यूक्रेन सिंस डिप्लोमेटिक रिलेशंस वर एस्टैब्लिश बिटवीन द टू कंट्रीज इन द ईयर 1992। तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस कब बने थे? 1992, 1992 में बने थे। उसके बाद से किसी भी प्राइम मिनिस्टर की ये पहली विजिट थी यूक्रेन में। इन द नेशनल म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री ऑफ यूक्रेन्स मार्टरोलॉजिस्ट exposition on children, PM Modi paid tribute to the children who lost their lives in the conflict between Russia and Ukraine। तो आपको पता ही है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो ये एक वॉर चल रहा है लंबे समय से, एंड इसमें किसी देश को फ़ायदा हो ना हो वो बात की बात है, जो जनता है दोनों तरफ की वो पिस रही है और बहुत सारे बच्चों ने भी अपनी जान गंवाई है। तो उन्हीं के लिए एक तरीके का म्यूज़ियम जो वहाँ पे है उसमें पीएम मोदी जी ने ट्रिब्यूट दिया टू द चिल्ड्रन हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन द कॉन्फ्लिक्ट। एंड मोदी एंड व्लादिमीर जेलेंस्की they visited the statue of Mahatma Gandhi in the Oasis of Peace पार्क इन कीव। अब ये इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है कि वहाँ पे कहाँ पे महात्मा गांधी की जो अभी प्रतिमा लगी हुई है, स्टैचू है, तो वो है इन द ओएसिस ऑफ पीस। ये कहाँ पर है? कीव, यूक्रेन में, ठीक है। तो अब इस तरीके से कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो महात्मा गांधी स्टैचू इन द ओएसिस ऑफ पीस ये कहाँ पर है? तो ये भी पूछा जा सकता है, वेयर इज़ दिस प्लेस लोकेटेड? सो इट इज़ लोकेटेड इन Ukraine। They had extensive discussions on at Mariinsky Palace, the official residence of President of Ukraine। तो ये जो है ये मैरिन्स्की जो पैलेस है ये कौन सी जगह है? दिस इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस जहाँ पे प्रेसिडेंट रहते हैं यूक्रेन के। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच साइन ड्यूरिंग द विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू यूक्रेन वॉज, क्या क्या साइन हुआ? कॉपरेशन इन द फील्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड इंडस्ट्री। फिर एक MOU साइन होता है बिटवीन सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन,
Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, and State Services of Ukraine on Medicines and Drugs Control and Cooperation in the field of medical products regulation. MOU regarding Indian humanitarian grant assistance for high impact community development projects, इस पे भी एक साइन होता है. फिर है प्रोग्राम ऑफ कल्चरल कोऑपरेशन बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड इन्फॉर्मेशन पॉलिसी ऑफ यूक्रेन फॉर द ईयर 2024 to 2028. तो एग्रीकल्चर के ऊपर होता है, हेल्थ मतलब ड्रग्स ये जो मेडिसिन के ऊपर हो रहा है, इंडियन ह्यूमैनिटेरियन ग्रांट असिस्टेंस के ऊपर हुआ और साथ ही साथ कल्चरल कोऑपरेशन के भी ऊपर हुआ. प्राइम मिनिस्टर मोदी प्रेजेंटेड 4 भीष्म भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री क्यूब्स. ठीक है, तो क्या दिया इन्होंने? भीष्म दिए हैं. अब ये भीष्म भी पूछा जा सकता है, क्या है ये भीष्म? सो भीष्म इज भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित मैत्री. ये क्यूब्स 4 क्यूब्स दिए हैं गवर्नमेंट ऑफ यूक्रेन को. ईच भीष्म क्यूब कंसिस्ट ऑफ मेडिसिन एंड इक्विपमेंट्स फॉर द फर्स्ट लाइन ऑफ केयर फॉर ऑल काइंड्स ऑफ इंजरीज एंड मेडिकल सिचुएशंस. तो हर एक क्यूब में ऐसी फर्स्ट लाइन ऑफ बोलते हैं ना, फर्स्ट लाइन ऑफ केयर इन्फॉर्मेशन मेडिसिन हैं, इक्विपमेंट्स हैं, जिसमें हर तरीके की जो इंजरीज और मेडिकल सिचुएशंस हैं उनको डील किया जा सके. इसके साथ ही साथ सर्जिकल इक्विपमेंट्स भी हैं इसमें फॉर अ बेसिक ऑपरेशन रूम, जो कि 10-15 बेसिक सर्जरीज पर डे मैनेज की जा सकती हैं. तो ये जो क्यूब्स दिए गए हैं 4 भीष्म के नाम से, ये यूक्रेन में दिए गए हैं. ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि व्हाट आर द भीष्म विच. अब भीष्म क्या है कुछ भी बोल सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो भीष्म है वो किससे रिलेटेड, वो हेल्थ इनिशिएटिव है फॉर सहयोग हित एंड मैत्री, कि उसमें एक तरीके से फर्स्ट एड किट मान लीजिए. ये फर्स्ट एड किट थोड़ी सी कंपैरेटिवली जो हम घरों में यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा है. वाई? बिकॉज यहाँ पे ऑपरेशन सर्जिकल इक्विपमेंट्स भी हैं, बाकी इक्विपमेंट्स भी हैं जो फर्स्ट लाइन ऑफ केयर आपको दे सकते हैं. एक रूम में 10 से 15 सर्जरी पर डे करने के लायक वो इक्विपमेंट्स वहाँ पर अवेलेबल हैं. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, दैट इज़ भीष्म. और ये 4 क्यूब्स दिए इन्होंने. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. अब नेक्स्ट देखिए, अब जैसे आपने लिखा कि पीएम्स विजिट आप हेडिंग डाल रहे हो तो यूक्रेन गए. अब यूक्रेन में क्या दिया? 4 भीष्म. भीष्म का आपने फुल फॉर्म लिख लिया. अब आपको एटलीस्ट आप जब एग्ज़ाम में आएगा ना तो आपको स्ट्राइक कर जाएगा कि क्या है ये. ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है इस तरह की आप अगर इनके नोट्स एक पेज के बना लें, सिनॉप्सिस टाइप इसके क्रिएट कर लें, तो वो आपको हेल्प करते हैं. नेक्स्ट इज़ प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू पोलैंड. सो प्राइम मिनिस्टर ये पोलैंड गए थे अगस्त 21-22 में. इट वॉज द फर्स्ट विजिट बाय एनी प्राइम मिनिस्टर टू पोलैंड इन द पास्ट 45 ईयर्स. तो इस बार लगता है कि जहाँ जहाँ बच गई थी कुछ जगह जहाँ नहीं जा पाए थे मोदी जी वो इस राउंड में कंप्लीट हुए हैं. जैसे कि हमने देखा कि ब्रूनेई की भी एक तरीके से फर्स्ट एवर बायलैटरल विजिट था. यूक्रेन में 92 के बाद कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन सेटअप होने के बाद नहीं गए. पोलैंड में पिछले 45 साल से नहीं गए हैं. सो मेजर आउटकम्स अगर हम देखें तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर वॉज अकॉर्डेड अ सेरेमोनियल वेलकम इन वॉर्सो. ये मिले डोनाल्ड टस्क से, जो कि कहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं? पोलैंड के. अब याद रखिएगा पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? डोनाल्ड टस्क. एंड वॉर्सो इज़ द कैपिटल. पीएम मोदी एनकरेज द डायस्पोरा, जो कि वहाँ इंडियंस रह रहे हैं, उनको उन्होंने एनकरेज किया टू प्रमोट इंडियन टूरिज्म एंड ऑल्सो अनाउंस द लॉन्च ऑफ जम साहिब मेमोरियल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम. ओके, so he announced the launch of जम साहिब मेमोरियल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम. अब ये भी याद रखिएगा ये कहाँ पर इन्होंने शुरू किया है, तो ये पोलैंड में शुरू किया है, जम साहिब मेमोरियल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम. इट विल इन्वाइट 20 पोलिश यूथ टू इंडिया एवरी ईयर. तो इसमें क्या होगा? इसके माध्यम से 20 पोलैंड के जो यूथ हैं उनको हर साल इंडिया में इन्वाइट किया जाएगा. ही ऑल्सो मेट प्रेसिडेंट एंड्रेस ड्यूडा. अब प्राइम मिनिस्टर का नाम डोनाल्ड टस्क है, प्रेसिडेंट का नाम है एंड्रेस डूडा. At the Belvedere Palace, discussed upgrading bilateral ties to strategic relationship. PM Modi expressed gratitude for Poland's assistance during Operation Ganga and invited President Duda to visit India. He also met with members of Kabaddi Federation of Poland, commenting their efforts to popularize the sport in Europe. तो देखिए अभी तक जो इस पेज पे जो पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, एक तो आप ये नाम याद रखिएगा प्राइम मिनिस्टर का डोनाल्ड टस्क और एंड्रेस ड्यूडा जो कि प्रेसिडेंट हैं. दूसरा, उन्होंने जम साहिब मेमोरियल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया है, जो कि 20 पोलैंड के यूथ को, पॉलिश यूथ को हर साल इंडिया में बुलाया जाएगा इस प्रोग्राम के अंतर्गत. इंडियाज़ फर्स्ट GI टैग्ड फिग जूस एक्सपोर्टेड टू पोलैंड. ओके, तो इंडिया का पहला GI टैग्ड फिग जूस, फिग मतलब अंजीर, फिग जूस एक्सपोर्ट किया गया पोलैंड को. सो इंडियाज़ रिसेंटली एक्सपोर्टेड इट्स फर्स्ट रेडी टू ड्रिंक फिग जूस फ्रॉम GI टैग्ड
पुरंदर फिक्स टू पुलैंड, पुरंदर फिक्स गए हैं। अब ये भी ध्यान रखिएगा, पुरंदर फिक्स जो है ये पुणे डिस्ट्रिक्ट के में वहाँ पर उगाए जाते हैं। इट इज़ नोन फॉर इट्स स्वीट टेस्ट, वाइब्रेंट वायलेट कलर एंड द साइज दैट इज़ लार्जर देन अदर वेराइटीज़ ऑफ फिग्स। तो इसको जीआई टैग दिया गया है क्योंकि इसका एक वाइब्रेंट कलर है वायलेट, एक इसका स्वीट टेस्ट है अलग ही थोड़ा सा, और इसका साइज़ भी जो है अदर वेराइटीज़ ऑफ फिग से बड़ा है। और पुरंदर फिग इसको नाम दिया गया है। पुरंदर जो फिग है ये कहाँ इसकी पैदावार होती है, पुणे डिस्ट्रिक्ट में होती है। तो ये पूरा का पूरा बॉक्स भी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया एंड डेनमार्क कोलैबोरेट ऑन क्लीन रिवर इनिशिएटिव। आई थिंक यहाँ पे इनकी विजिट्स मोदी जी की ख़त्म होती हैं, यस। इंडिया एंड डेनमार्क कोलैबोरेट ऑन क्लीन रिवर इनिशिएटिव। तो क्लीन रिवर इनिशिएटिव पे किसके साथ इंडिया ने कोलैबोरेशन किया है, डेनमार्क के साथ किया है। भाई पहले भी कर चुके हैं इस तरीके के जो वाटर इनिशिएटिव्स इनके साथ। इंडिया एंड डेनमार्क, पहला तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, यहीं से क्वेश्चन बन सकता है। एंड कहाँ पर किया है, इंडिया एंड डेनमार्क हैव जॉइंट हैंड्स टू एस्टेब्लिश अ स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स। एक स्मार्ट लेबोरेटरी बनाई जाएगी ऑन क्लीन रिवर्स, SLCR, कहाँ पर, वाराणसी में। To bring excellence in small river rejuvenation and management, Green Strategic Partnership between India and Denmark has fostered significant collaboration leading to the establishment of smart laboratory and clean rivers in Varanasi. Government of India, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, IIT BHU and Government of Denmark. ये सब स्मॉल रिवर रिजुवनेशन मैनेजमेंट में ये हेल्प करेंगे, ठीक है। सो एक लेबोरेटरी बनाई जाएगी वाराणसी में, इंपॉर्टेंट है ये। कहाँ पर बनाई जाएगी, वाराणसी में, यूपी के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है। और किसके बीच में साइन हुआ है, इंडिया और डेनमार्क के बीच में साइन हुआ है। किस लिए साइन हुआ है, स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स ये बनाएंगे, और एक क्लीन रिवर इनिशिएटिव जो है साइन किया गया है। इसमें IIT BHU भी हेल्प करेगा। SLCR एम्स टू लेवरेज द एक्सपर्टीज़ ऑफ बोथ नेशंस। तो SLCR इस लेबोरेटरी के माध्यम से क्या होगा, दोनों देशों की जो एक्सपर्टीज़ हैं वो काम आएगी टू रिजुविनेट द रिवर वरुण, ओके, to rejuvenate the river Varun using sustainable approaches. Initiative features a hybrid lab model at the IIT BHU on a field living lab at the Varun River to test the scale solutions in real world settings. ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली किसको रिजुविनेट करना है, रिवर वरुण को रिजुविनेट करने के लिए है ये। और SLCR का एम क्या है, स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स का, कि वो एक्सपर्टीज़ जो दोनों नेशंस की हैं वो इसमें काम आएंगी। और IIT BHU में ये लैब बनाया जाएगा। इंडो डेनिश जॉइंट स्टीयरिंग कमिटी ये हाईएस्ट फोरम है फॉर SLCR, जो कि स्ट्रेटेजिक गाइडेंस और रिव्यू प्रोग्रेस को रिव्यू करेगा। साथ ही साथ इसका जो इनिशियल फंडिंग है वो 16.80 करोड़ है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसको देगी। एडिशनल 5 करोड़ INR ग्रांट फ्रॉम डेनमार्क, ठीक है। ये 2 से 3 साल का प्रोजेक्ट है। तो अभी फ़िलहाल जो आपको याद रखने की इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है। और स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर ये शुरू कर रहे हैं, कहाँ पर कर रहे हैं, वाराणसी में कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। चल नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सारा हर एक वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ेंगे हम, क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट है वो, नहीं तो बहुत इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसमें, बहुत ज़्यादा। उतनी इन्फॉर्मेशन जो हमें लग रहा है कि इंपॉर्टेंट हो सकती है, जो मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन में पूछा गया है, वहाँ तक रखेंगे। अब जैसे आप पूरा ये पढ़ रहे हैं कि भाई कितने का फंडिंग है, क्या है, आपको पता चल गया ना। IIT BHU वाराणसी में है, IIT BHU है, वहाँ पर इसका कोलैबोरेशन किया जा रहा है, तो वहाँ पे ये लैब इस्टेब्लिश कर दी जाएगी। इतना बहुत है आपके लिए, यहीं से इन्फॉर्मेशन निकलेगा। आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ के और रियल इन्फॉर्मेशन आप मिस कर जाएँ तो वो भी सही नहीं है, ठीक है। Next is Bangladesh crisis 2024. Sheikh Hasina, who served as the Bangladesh Prime Minister from January 2009 until her removal from office on August 5. तो देखिए बांग्लादेश क्राइसिस बहुत बड़ी क्राइसिस अभी रिसेंटली हुई, क्वेश्चन यहाँ से आने के चांसेस बनते हैं। तो 2009 से बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर के तौर पे शेख हसीना जी थी, और अंटिल हर रिमूवल फ्रॉम ऑफिस, कब उनको रिमूव किया गया, 5 अगस्त 2024 को। तो अब यहाँ पे इनका जो पूरा एक रेन था वो ख़त्म हुआ। हर डिसीजन टू फ्ली amid protest and seek asylum in India has raised concerns about Bangladesh stability and relations with India. उन्होंने इंडिया से असाइलम भी मांगा, सिक्योरिटी मांगी। तो ये एक तरीके से एक क्वेश्चन उभर के आया कि भाई
बांग्लादेश और इंडिया के बीच में अब रिलेशंस कैसे रहेंगे, क्योंकि अब वो तो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर नहीं रही हैं। अब करंट सिचुएशन अगर हम देखें, यहाँ हम देख लेते हैं एक बार पूरी करंट सिचुएशन। अगर आपने इसको फॉलो किया है अच्छी बात है, नहीं फॉलो किया है तो यहाँ पर देख लेते हैं। सो प्रोटेस्ट हुए थे ओवर द जॉब कोटा, ठीक है। जॉब कोटा कंसर्न्स थे वहाँ के यूथ को बांग्लादेश में, उसके लिए प्रोटेस्ट हुए बाय द अथॉरिटेरियन पॉलिसीज़ हैव बीन स्पार्क्ड। इनको स्पार्क किसने दिया? अथॉरिटेरियन पॉलिसीज़ ने एंड द रिप्रेशन ऑफ ऑपोजिशन। तो उसकी वजह से बहुत सारा अनरेस्ट जो है वो डेवलप हुआ। ऑल्दो बहुत सारे कंट्रीब्यूटिंग एलिमेंट्स भी थे बांग्लादेश क्राइसिस के लिए, जैसे कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें कैटलिस्ट की तरह काम किया। फिर इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 टेक्सटाइल सेक्टर पे, जो वहाँ बांग्लादेश का टेक्सटाइल सेक्टर वाज मैग्निफिसेंट। आप देखेंगे कि अभी जब भी आप खासकर जब आप कॉटन खरीदते हैं तो आप देखिएगा टी शर्ट्स पे ज़्यादातर लिखा होता है मेड इन बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का जो टेक्सटाइल है वो बहुत ही मैग्निफिसेंट था, बट कोविड-19 के बाद वहाँ पे बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ा था टेक्सटाइल सेक्टर पे। टका जो वहाँ की करेंसी है उसका डिवैल्यूएशन हुआ, जॉब स्कैरसिटी आ गई। और इमीडिएट कॉज की बात करें जो नेल इन द कॉफिन की तरह काम किया, वो था 30% रिजर्वेशन कोटा, ठीक है। सो इंडिया हैज़ बीन अ क्रूशियल सपोर्टर ऑफ शेख हसीना। इंडिया शेख मतलब द इंडियंस वर प्रो Sheikh Hasina government, so they were the crucial supporter of Sheikh Hasina. She was India's strongest ally also, and during this time India Bangladesh जो relations थे वो एक नई heights पे पहुँचे। अब बांग्लादेश आर्मी ने एक इंटरिम गवर्नमेंट बना लिया वहाँ पे, ठीक है। और जो ये इंटरिम गवर्नमेंट थी इसको लीड कर रहे थे नोबेल पीस प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट मोहम्मद यूनुस, ठीक। तो मोहम्मद यूनुस जिनके बारे में हम पढ़ते हैं कि उन्होंने और अमर्त्य सेन ने मिलके काफ़ी सारे इकोनॉमी में जो हम पढ़ रहे थे बहुत सारे इन्होंने बेसिकली क्या बोलेंगे उसको डेवलपमेंट्स किए। तो उन्होंने एक इंटरिम गवर्नमेंट जो थी वो उनके द्वारा लीड की गई, और ये इंटरिम गवर्नमेंट बनती है 8 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको कि शेख हसीना जी 2009 से रूल कर रही थी। अचानक से बहुत सारे एलिमेंट्स थे जो कहीं ना कहीं एक अनस्टेबल गवर्नमेंट की तरफ इशारा कर रहे थे, और वो अनस्टेबिलिटी जाके सबसे ज़्यादा उसमें जो नेल एंड कॉफिन काम किया वो था 30% रिजर्वेशन कोटा, जो कि जिसको स्पार्क दिया ऑपोजिशंस ने, अलग अलग सोसाइटीज़ ने, बिकॉज वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़ा होना चाहते थे। और 2009 से कंटिन्यूसली गवर्नमेंट चल रही थी, तो एक तरीके का ऑटोक्रेटिक रूल भी शायद बन गया था वहाँ पर। और इंडिया का चूँकि वो स्टर्न एलाय थे, सो इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया कोविड के बाद। देन डिवैल्यूएशन हो गया टका का, जॉब स्कैरसिटी आ गई, तो ये सारे रीजंस थे। अब उसके बाद बांग्लादेश आर्मी ने एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई, और वो इंटरिम गवर्नमेंट को लीड कर रहे थे मोहम्मद यूनुस जी, जो कि नोबेल पीस प्राइज़ विनर भी थे इकोनॉमिस्ट के। देखिए पीस प्राइज़ विनर, और दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग। सो पोटेंशियल रिटर्न ऑफ रेडिकल इस्लामिस्ट फोर्सेस जो हैं कुड थ्रेटन द बांग्लादेश सेक्युलर गवर्न। अब अभी जो ये गवर्नेंस थी जो शेख हसीना की थी, उसको हम एक सेक्युलर गवर्नमेंट भी बोल सकते थे, क्योंकि वहाँ डेवलपमेंट्स बहुत सारे लेवल पे हुए। बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, बीइंग अ इस्लामिस्ट कंट्री, वहाँ बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए इस फेज़ में। और कहीं ये दोबारा जो पोटेंशियल जो रेडिकल इस्लामिस्ट फोर्सेस का जो रिटर्न हो रहा है, उसकी वजह से कहीं बांग्लादेश की जो सेक्युलर गवर्नेंस है उस पर कोई फ़र्क ना पड़े, ये भी एक चांसेस हैं। और अगर वो फ़र्क पड़ेगा तो वो डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखेगा इंडिया पे, बिकॉज इंडिया शेयर्स द लार्जेस्ट बॉर्डर विद द बांग्लादेश, ठीक है। तो बांग्लादेश का ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके मेंस के लिए, आपके प्रीलिम्स के लिए हर तरीके से इंपॉर्टेंट है, पूरा इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बारे में। तो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर इट वॉज ड्रिवन बाय द डिज़ायर फॉर द इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान से अलग होना चाहते थे। तो ये शुरू हुआ मार्च 26 1971 1971 को अंडर शेख मुजीबुर रहमान। इंडिया लेड, उस समय इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर थी वो इंदिरा गांधी थी। शी स्विफ्टली इंटरवीन्ड एंड दिसंबर 16 1971 को बांग्लादेश एक सोवरेन नेशन बन गया इंडिया की हेल्प से। इसको इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971 भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये एक 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ, इंडिया बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ। इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन की बात करें तो बांग्लादेश इंडिया के 5 स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है। असम, हम नॉर्थ ईस्ट के पहले देखते हैं, आसाम, मिज़ोरम, मेघालय और त्रिपुरा, साथ ही साथ वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल से एक तरीके से अलग होकर ही पहले बना भी था। सो ये वेस्ट बंगाल हो गया था, वो ईस्ट बंगाल, बाद में वही बांग्लादेश भी बन गया। मतलब पाकिस्तान जब अलग हुआ तो वो हिस्सा पाकिस्तान के हाथ आ गया, और पाकिस्तान से अलग होकर वो बांग्लादेश बन गया। सो बांग्लादेश शेयर्स इज बॉर्डर विद 5 इंडियन स्टेट्स, आसाम, मिज़ोरम, मेघालय, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल।
और इंडिया बहुत सारे गुड्स जो हैं वो बांग्लादेश से इंपोर्ट करता है, जैसे कि टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। एंड एक्सपोर्ट्स की बात करें तो बांग्लादेश में ये बढ़े थे फ्रॉम $3.2 बिलियन इन 2010-11 टू पीक 16.2 बिलियन इन 2021-22। बांग्लादेश वॉज इंडियाज़ फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट। 2021-22 में बांग्लादेश जो था वो इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट रहा है। ठीक है, फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट की बात करें तो ये अमेंड हुआ, द 1974 लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट को अमेंड किया गया 2011 में। तो 1974 से ही चला रहा था, 2011 में इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुए। बाय एन एडिशनल प्रोटोकॉल 2011 प्रोटोकॉल LBA 2015 was signed on June 5, 2015 with effect from July 31st, 2015। और वहाँ पे एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू जो बहुत सालों से चला आ रहा था एनक्लेव्स का, वो ख़त्म होता है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2015 इट रेटिफाइड द लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। तो उसके बाद फिर 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास होता है इंडिया में, और उसने रेटिफाई कर दिया लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट LBA को बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, गंगा वाटर ट्रीटी की बात करें तो गैंजेस वाटर शेयरिंग ट्रीटी ये साइन हुई 1996 में दोनों कंट्रीज़ के द्वारा। गैंजेस वाटर शेयरिंग ट्रीटी कब साइन होती है? 1996 में। ये एक तरीके का लैंडमार्क एग्रीमेंट था जो कि 30 साल का वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट इन्होंने किया था गंगा रिवर के साथ। की अचीवमेंट्स इसमें अगर हम देखें तो मैत्री सेतु ब्रिज ओवर द फेनी रिवर इन त्रिपुरा एंड चिलाहाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक। ठीक है, तो की अचीवमेंट्स इन कनेक्टिविटी की बात करें तो एक तो मैत्री सेतु ब्रिज बनाया गया फेनी रिवर के ऊपर त्रिपुरा में, और चिल्लाहाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक भी बनाई गई। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी बांग्लादेश और इंडिया के बारे में। ऑल्दो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बट मेन इन्फॉर्मेशन जो थी कि भाई लिब्रेशन कैसे हुआ, अभी इसको कौन लीड कर रहा है, तो अभी जैसे हम देखें कि मोहम्मद यूनुस साहब लीड कर रहे हैं। और इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस कैसे हैं, अगर जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा तो पूछ सकते हैं कहाँ कहाँ बॉर्डर इसका मैच कर रहा है, किन किन इंडियन स्टेट से करता है। सबसे ज़्यादा लैंड बॉर्डर हमारा बांग्लादेश से ही होता है, कितना हमारा इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स हैं, तो वो यहाँ से पूछे जा सकते हैं। बिकॉज़ ये अभी कुछ समय से बहुत ज़्यादा क्राइसिस में चल रहा है बांग्लादेश, और हमारे बांग्लादेश के साथ रिलेशंस अच्छे थे, एक सेक्युलर गवर्नमेंट था। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट कब हुआ, कब आया था? 1974 का था, फिर उसके बाद 2011 में अमेंड किया, उसके बाद 2015 में फिर से एक अमेंडमेंट हुआ एक तरीके से, और 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ इसको रेटिफाई भी किया गया। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं इंडिया टू चेयर द कोलंबो प्रोसेस। रिसेंटली इंडिया एज्यूम द चेयर ऑफ कोलंबो प्रोसेस, और 2024 से 26 के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम, तो पहली बार इंडिया जो है अब चेयर करेगा कोलंबो प्रोसेस को। इंडिया हैज़ बिकम द चेयर ऑफ रीजनल ग्रुपिंग कोलंबो प्रोसेस फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2003। 2003 में बना था, उसके बाद से अभी पहली बार इंडिया ऐसा है जो इस प्रोसेस को चेयर करेगा। एंड इंडिया वुड लीड फॉर 2024 to 26, तो 2 साल का है ये। कोलंबो प्रोसेस क्या है? ये एक रीजनल कंसल्टेटिव प्रोसेस है जिसमें 12 मेंबर स्टेट्स हैं एशिया के। ठीक है, तो इट इज़ अ रीजनल कंसल्टेटिव प्रोसेस कंप्राइजिंग ऑफ 12 मेंबर्स। अब पहली बार कर रहा है तो ध्यान दीजिएगा, कोलंबो प्रोसेस को जो चेयरमैनशिप है इंडिया पहली बार कर रहा है, तो ध्यान दीजिएगा कोलंबो प्रोसेस से क्वेश्चन आने के चांसेस बन जाते हैं। सो कोलंबो प्रोसेस क्या है? एक रीजनल कंसल्टेटिव प्रोसेस है, इसमें 12 मेंबर स्टेट्स हैं एशिया के, कंट्रीज़ ऑफ ओरिजिन ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, और ये इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कंसल्टेशन ऑन द मैनेजमेंट ऑफ ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एंड कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर के लिए। ये जो प्रोसेस है ये नॉन बाइंडिंग है एंड डिसीजन मेकिंग कंसेंसस से होती है। इसको कोऑर्डिनेट किया जाता है परमानेंट मिशंस ऑफ मेंबर स्टेट्स एट UN इन जेनेवा। इंडिया इसका मेंबर रहा है सिंस 2003, और 5 थीमेटिक एरिया वर्किंग ग्रुप्स हैं यहाँ पर। स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन रिकॉग्निशन जो कि श्रीलंका चेयर करता है। फोस्टरिंग एथिकल रिक्रूटमेंट बांग्लादेश शेयर करता है। अब देखिए अब वहाँ पे क्या सीन रहेगा पता नहीं। फिर है प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन एंड एम्पावरमेंट, फिलीपींस इसको देखता है। रेमिटेंसेस इसको देखा जाता है पाकिस्तान के द्वारा, और लेबर मार्केट एनालिसिस थाईलैंड चेयर करता है। ठीक है, तो 5 थीमेटिक एरिया वर्किंग ग्रुप्स हैं इसमें। स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन श्रीलंका, एथिकल रिक्रूटमेंट बांग्लादेश, प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन फिलीपींस, रेमिटेंसेस पाकिस्तान एंड लेबर मार्केट एनालिसिस थाईलैंड। तो ये हुआ इंडिया कोलंबो प्रोसेस को जो चेयर करने वाला है उसके बारे में इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज कच्चाथीवो आइलैंड। Recently, Kachativo Island dispute reignited, which has been a source of controversy between Sri Lanka and India.
तो कच्चाथीवो आइलैंड हमेशा से कंट्रोवर्सी रहा है किसके बीच में, बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया, स्पेशली विद द रिलेशन टू फाइटिंग राइट्स एंड सोवरेनिटी ओवर अनइनहेबिटेटेड आइलैंड। कच्चाथीवो जो है ये सिचुएटेड है पार्क स्ट्रेट में, सेपरेटिंग इंडिया एंड श्रीलंका, और ये बना था वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से 14th सेंचुरी में। ये इट लाइज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ रामेश्वरम इंडिया, तो ये रामेश्वरम के नॉर्थ ईस्ट में है, एंड साउथ वेस्ट ऑफ जाफना श्रीलंका। ठीक है, सो साउथ वेस्ट ऑफ जाफना, नॉर्थ ईस्ट ऑफ रामेश्वरम। ऑलराइट, तो रामेश्वरम के तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हो जाएगा, और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हो जाएगा ये जाफना के। मान के चलिए यहाँ पर ये आपको इजीली दिख जाएगा मैप पे, एक बार अपना मैप खोल सकते हैं आप। नेक्स्ट, इट्स क्लोजर टू द इंडियन कोस्ट 33 किलोमीटर देन श्रीलंकाज, एंड इंडियन कोस्ट के ये ज़्यादा पास है, श्रीलंका मतलब 33 किलोमीटर, श्रीलंका से 62 किलोमीटर दूर है। पार्क स्ट्रेट इज़ अ वाइटल सी पैसेज कनेक्टिंग गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक पे। तो पार्क स्ट्रेट एक तरीके का एक वाइटल सी पैसेज है जो कि गल्फ ऑफ मन्नार और पाक पे को जोड़ता है। इंडो श्रीलंकन मैरीटाइम एग्रीमेंट ऑफ 1974, जून 28 को द देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी फॉर्मली एक्सचेंजेस एन एग्रीमेंट विद द श्रीलंकन काउंटर पार्ट श्रीमावो भंडार नाइके। ठीक है, तो इंडो श्रीलंकन मैरीटाइम एग्रीमेंट ऑफ 1974, ये क्या हुआ, इंदिरा गांधी जी उस समय पे उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था श्रीमावो भंडार नाइके जी के साथ। इंडिया सीडेड कच्चाथीवू टू श्रीलंका, तो इंडिया ने बोला कि भाई कच्चाथीवू श्रीलंका को दे दिया, जिससे कि मैरीटाइम वाटर डिस्प्यूट, बाउंड्री डिस्प्यूट जो है वो रिजॉल्व हो जाए। नेगोशिएशंस एंड अदर एसेंशियली सेटल्ड द मैरीटाइम बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका बाय गिविंग सोवरेन राइट्स ओवर अ मैरीटाइम पैच कॉल्ड वेज बैंक। तो सोवरेन राइट्स भी दे दिए, एक मैरीटाइम पैच था वेज बैंक नियर कन्याकुमारी टू इंडिया। मार्च 1976 में एक एग्रीमेंट साइन होता है, इट रीच्ड बिटवीन टू कंट्रीज, सेड द वेज बैंक लाइज विद इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया। और 1976 में जो एग्रीमेंट साइन हुआ उसमें बोला गया कि भाई जो वेज बैंक है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में पाया जाता है, EEZ में है ऑफ इंडिया। अब वेज बैंक क्या है, इट लाइज टू साउथ ऑफ कन्याकुमारी, और ये वर्ल्ड का रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड है, वन ऑफ द रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स है, एंड इन मच मोर स्ट्रेटेजिक पार्ट ऑफ द सी देन द आइलैंड ऑफ कच्चाथीवू। तो कच्चाथीवू से भी ज़्यादा एक स्ट्रेटेजिक पार्ट है, और ये इंडिया के पास है। कच्चाथीवू को तो रिजॉल्व करके उन्होंने बोला था कि ठीक है श्रीलंका को दे देते हैं, एंड दिस वेज बैंक वॉज अ पार्ट ऑफ इंडिया, और ये बेसिकली EEZ का भी पार्ट बोलते हैं। मार्च 1976 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ, उसमें बोला गया कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ EEZ, दैट इज़ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया। हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम की बात करें तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुआ है ये। मार्च 1, 2024 को श्रीलंका सस्टेनेबल एनर्जी अथॉरिटी एंड यू सोलर क्लीन एनर्जी सोल्यूशंस फ्रॉम इंडिया, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया कि भाई एक हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम बनाया जाएगा। इट शेल बी कंस्ट्रक्टेड ऑन 3 आइलैंड्स ऑफ जाफना कोस्ट नदन। ये 3 आइलैंड कौन से हैं, डेल्फ्ट, निदनथीवू और एनलीटिवा नैनातिवू। देखिए मुझे ये पढ़ना तो नहीं आ रहा है, बट आप एक बार देख लीजिएगा। ये जो आइलैंड्स हैं, इट वुड गेट द हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम बाय मार्च 2025। तो इन आइलैंड्स को हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम कब तक मिल जाएगा, मार्च 2025 तक, नेक्स्ट ईयर तक। सो ये एक हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम का जो एग्रीमेंट है ये साइन हुआ इंडिया और श्रीलंका के बीच में। तो यहाँ से आप देख लीजिएगा कच्चाथीवू आइलैंड का जो पोजीशन है वो देख लीजिएगा, एक बार वेज बैंक का पोजीशन भी देख लीजिएगा, क्योंकि न्यूज़ में आ चुका है तो ये पूछ सकते हैं। ये कन्याकुमारी के साउथ में है, और ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड है, और ये ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है देन द कच्चाथीवू आइलैंड। और कच्चाथीवू आइलैंड की बात करें तो ये इंडियन कोस्ट के ज़्यादा पास है देन श्रीलंकन कोस्ट। इस तरीके से मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जो आपके स्टेटमेंट्स हैं उनको घुमाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट हिंदू टेम्पल इन यूएई, और दिस विल बी द लास्ट न्यूज़ फॉर टुडेज वीडियो। सो फर्स्ट हिंदू टेम्पल इन यूएई की बात करें तो ड्यूरिंग 2 डे विजिट टू यूएई, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया BAPS स्वामी नारायण टेम्पल इन अबू धाबी। अब इसको बाप्स पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे पता नहीं है, देखते हैं आगे इसका कुछ फुल फॉर्म होता है तो। सो BAPS स्वामी नारायण इन अबू धाबी ऑन February 14, 2024। तो यूएई जब ये गए थे फरवरी में, तब उन्होंने एक स्वामी नारायण टेम्पल का
उद्घाटन किया था अबू धाबी में। ये पहला हिंदू टेम्पल है किसी भी गल्फ नेशन में, इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ द फर्स्ट हिंदू टेम्पल इन गल्फ नेशन, ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट हो जाता है बहुत। पहला हिंदू टेम्पल है गल्फ नेशन में। फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी 2019 में इसकी हुई थी। BAPS मंदिर हैज़ ऑलरेडी वन सेवरल एक्कॉलेड्स इंक्लूडिंग द बेस्ट मैकेनिकल प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर 19, MEP मिडिल ईस्ट अवार्ड्स, बेस्ट इंटीरियर डिज़ाइन कॉन्सेप्ट ऑफ द ईयर 2020, बेस्ट आर्किटेक्चर स्टाइल एंड बेस्ट ट्रेनिंग ट्रेडिशनल नागर स्टाइल। इसको बनाया है बोचनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, ओके, इसीलिए इसका नाम BAPS है। BAPS स्टैंड्स फॉर बोचसनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था। ऑर्गेनाइजेशन इज़ नेम्ड आफ्टर भगवान स्वामी नारायण, अ रिलीजियस लीडर जो कि 1700 शताब्दी तक ये रहे थे। एंड फीचर्स की बात करें अगर, तो आर्किटेक्चर कैसा है इसका, द टेम्पल इज़ बिल्ट इन ट्रेडिशनल नागर स्टाइल। तो एक चीज़ तो आपको याद रखनी है कि नागर स्टाइल में बना हुआ है। दूसरा, अबू धाबी टेम्पल इज़ ट्रेडिशनल, अबू धाबी टेम्पल इज़ अ ट्रेडिशनल स्टोन हिंदू टेम्पल विथ 7 शिखर्स। इसमें 7 शिखर हैं, 7 एमिरेट्स ऑफ UAE, ठीक है, इसमें 7 शिखर हैं। 13.5 एकड़ ऑफ लैंड फॉर द टेम्पल वॉज गिफ्टेड बाय शेख मोहम्मद बिन जायल अल नाहयान। तो ये जो लैंड थी जहाँ पे टेम्पल बनाया गया है, ये गिफ्ट की है शेख मोहम्मद ने इंडिया को, द प्रेसिडेंट ऑफ UAE इन 2019। हाइट ऑफ द टेम्पल इज़ 108 फीट, लेंथ इज़ 262 फीट एंड विड्थ इज़ 180 फीट। इतना याद नहीं रहेगा, ध्यान इसमें क्या देना, आर्किटेक्चर की बात करें तो नागर शैली में बना हुआ है। इसमें 7 शिखर हैं विच आर रिप्रेजेंटिंग द 7 एमिरेट्स ऑफ UAE। और ये जो लैंड थी ये गिफ्ट में दी गई थी शेख मोहम्मद बिन जायद के द्वारा फॉर कंस्ट्रक्टिंग द टेम्पल। DTs की बात करें तो ऑन द लेफ्ट, टॉप लेफ्ट ऑफ द टेम्पल इज़ अ स्टोन कार्विंग ऑफ द सीन ऑफ प्रमुख स्वामी महाराज envisioning the temple in Abu Dhabi 1997 and no ferrous material, ठीक है, कोई भी लोहे का मटेरियल यूज़ नहीं किया गया क्योंकि सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होता है जंग लगने के लिए, करोशन के लिए। एंड कुछ भी नो फेरस मटेरियल हैज़ बीन यूज्ड इन द टेम्पल, सो इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। एंड टेम्पल हाउसेज 7 श्राइन्स और हर एक श्राइन डेडिकेटेड है टू डिफरेंट डीटीज़ हेलिंग फ्रॉम नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ पार्ट्स ऑफ इंडिया। सो टेम्पल जो है वहाँ पे 7 श्राइन्स होंगी, हर एक श्राइन डेडिकेटेड होगी टू डिफरेंट डीटीज़ जो कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ पार्ट से बिलोंग करते हैं। आर्किटेक्चरल डेलिकेट्स की बात करें तो एक्सटर्नल फैकेड यूजेस पिंक सैंडस्टोन। तो इसमें जो एक्सटर्नल फैकेड है, जो बाहर का जो एरिया है, वो पिंक सैंडस्टोन से बना हुआ है जो कि राजस्थान से लाया गया। द इंटीरियर यूजेस इटालियन मार्बल्स, और इंटीरियर में इटालियन मार्बल्स लगे हुए हैं। $108 मिलियन, मोर देन 700 करोड़ खर्च हुए थे ऑन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन। टेम्पल के पास 2 सेंट्रल डोम्स भी हैं, डोम ऑफ हार्मनी एंड डोम ऑफ पीस। ये भी इंपॉर्टेंट है, द टेम्पल हैज़ 2 सेंट्रल डोम्स, डोम ऑफ हार्मनी एंड डोम ऑफ पीस, जो कि ह्यूमन को एग्जिस्टेंस को दर्शाते हैं थ्रू द कार्विंग्स ऑफ अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड प्लांट्स। इसके साथ ही साथ एक वॉल ऑफ हार्मनी, वन ऑफ द लार्जेस्ट 3D प्रिंटेड वॉल्स इन UAE। ये भी एक वीडियो शो करता है शोकेसिंग की माइलस्टोन्स ऑफ द टेम्पल्स कंस्ट्रक्शन, वॉल ऑफ हार्मनी। द वर्ड हार्मनी हैज़ बीन रिटर्न इन 30 डिफरेंट एंशियंट एंड मॉडर्न लैंग्वेजेस। अदर फीचर्स की बात करें तो गौमुख, अमंग द की आर्किटेक्चरल फीचर्स आर 96 बेल्स एंड गौमुख्स इंस्टॉल्ड अराउंड द पाथ लीडिंग टू द टेम्पल। तो जब टेम्पल की तरफ जाते हैं तो 96 जो ये घंटियाँ होती हैं वो, और गौमुख्स जो हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं। ये 96 बेल्स आर ए ट्रिब्यूट टू प्रमुख स्वामी महाराज, 96 ईयर्स ऑफ लाइफ। तो स्वामी महाराज जी की जो उम्र थी वो 96 ईयर्स तक वो जिए थे, वो उसको कमेमोरेट करने के लिए 96 बेल्स लगाई गई हैं। पिलर ऑफ पिलर्स, वेल मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिलर्स कैन बी सीन इन टेम्पल सच एज सर्कुलर, हेक्सागोनल। देर इज़ अ स्पेशल पिलर जिसको बोला गया है पिलर ऑफ पिलर्स, जो कि विच इज़ अराउंड 1400 स्मॉल पिलर्स कार्व्ड इनटू इट। सो पिलर ऑफ पिलर बनाया गया है एक, बाकी तो हैं ही, लेकिन एक पिलर ऑफ पिलर इसमें अराउंड 1400 छोटे पिलर्स जो हैं उसमें कार्व किए गए हैं। होली रिवर, द टेम्पल ऑल्सो है सम स्पेशल फीचर्स जैसे कि होली रिवर सराउंडिंग इट, फॉर विच waters from Ganga and Yamuna have been brought in the river Saraswati, has been depicted in the form of white light. घाट्स की बात करें, वाराणसी जैसा एक घाट भी क्रिएट किया गया है जहाँ पे गंगा पास हो रही है, जहाँ से मतलब ऑब्वियसली गंगा नहीं है बट उस तरीके का एक घाट बनाने की कोशिश की गई है। तो ये कुछ फीचर्स हैं हिंदू टेम्पल के। अब ये पहला टेम्पल है, गल्फ रीजन में पहला हिंदू टेम्पल है, तो इम्पॉर्टेंट है, नागर शैली में बना हुआ है,
2 डोम्स हैं वहाँ पर, डोम ऑफ पीस, डोम ऑफ हार्मनी, वॉल ऑफ हार्मनी। पिंक सैंडस्टोन यूज़ हुआ है बाहर के लिए जो राजस्थान से लाया गया, अंदर के लिए इटालियन मार्बल यूज़ हुआ है। और नागर शैली में बना है। 7 शिखर्स हैं विच रिप्रेजेंट्स द 7 एमिरेट्स ऑफ यूएई। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी अबाउट द हिंदू टेम्पल विच हैज़ बीन बिल्ट इन यूएई। एंड बाकी जो है, अच्छा इसमें इतना ही बच रहा है, वील डिस्कस दिस ऑल्सो, फिर समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस शुरू हो जाएंगे। आई एम सॉरी आई एम नॉट सीन, हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया भूटान रिलेशनशिप। किंग ऑफ भूटान जिग्मे खेसर नामगे वांगचुक, ये इंडिया आए थे नवंबर 3 से 10 2023 में, सो लास्ट ईयर। रीजनल कनेक्टिविटी, इंडिया और भूटान एक 58 किलोमीटर क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक भी एस्टेब्लिश कर रहे हैं बिटवीन गेलेफू दैट इज़ भूटान एंड कोकराझार आसाम में, एंड 18 किलोमीटर रेल लिंक बिटवीन समिसे भूटान एंड बनारहाट वेस्ट बंगाल में। तो एक रेल लिंक भी बन रही है गेलेफू और कोकराझार और सामसे और बनारघाट में। ट्रेड एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो एग्रीमेंट टू एक्सटेंड भूटानीज ट्रेड रूट्स फ्रॉम हल्दीबाड़ी वेस्ट बंगाल टू चिलाहाटी टू बूस्ट द ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़। देन इमिग्रेशन चेक पोस्ट, सो डेजिग्नेशन ऑफ दरंगा समद्रूप जोंखार, ठीक है, दरंगा समद्रूप जोंखार, ये एक इमिग्रेशन चेक पॉइंट बनाया गया टू फैसिलिटेट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ नेशनल्स इंक्लूडिंग थर्ड कंट्री नेशनल्स। तो ये टूरिज्म भी प्रमोट करेगा और एक चेक भी रखेगा, सिक्योरिटी चेक भी रखेगा। सपोर्ट फॉर भूटानीज SEZ प्रोजेक्ट, इंडिया ने अपना सपोर्ट कमिट किया है फॉर भूटान्स SEZ प्रोजेक्ट थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एट दादगिरी आसाम एंड गेलेफू। और इंडिया भूटान एनर्जी पार्टनरशिप, सो इसमें क्या है कि प्रोग्रेस ऑन द 1020 मेगावाट पुनात सांगचू सेकेंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, एक्सपेंशन ऑफ एनर्जी पार्टनरशिप टू नॉन हाइड्रो रिन्यूएबल सोलर एनर्जी। तो अगर पूछा जाए कि पुनात सांगचू सेकेंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस देश के साथ है, तो ये भूटान के साथ है। हालांकि भूटान के नाम क्लियर हो जाते हैं, थोड़े से समझ आ जाते हैं, कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, तो याद रखिए पुनात सांगचू सेकेंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो किसके साथ है, भूटान के साथ। दरंगा संद्रूप जोंखार, ये भी डेजिग्नेशन दिया गया है इमिग्रेशन चेक पोस्ट को। एंड द लास्ट न्यूज़ इज इंडिया US 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग। तो ये 10 नवंबर 2023 को 5th एडिशन हुआ है इसका। कहाँ पर हुआ, दिल्ली में हुआ, जिसमें US सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस मिस्टर लॉयड ऑस्टिन आए और इंडिया से राजनाथ सिंह जी जो थे उन्होंने लीड किया। It aims to strengthen the progress in various areas of bilateral cooperation including defense, semiconductor, emerging technology, space, health etc. और ये एनुअली होती है विद US लीडर्स। 2018 से हो रही है, 2021 में हालांकि नहीं हुई थी बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल इश्यूज। हाईलाइट्स की बात करें तो डिफेंस कोलैबोरेशन हुआ है, ऑनगोइंग नेगोशिएशन फॉर MQ-9B UAV एंड F414 जेट इंजन मैन्युफैक्चरिंग। तो अभी एक ऑनगोइंग जो कोलैबोरेशन हुआ MQ-9B UAV और F414 जेट इंजन मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सप्लाई चेन रेजिलियंस, एंटिसिपेशन ऑफ फाइनलाइजिंग द सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई चेन एग्रीमेंट, सोसा। शुक्र है कुछ और नहीं लिख दिया, नहीं तो समोसा कर देते ये लोग। सो इट इज सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई एग्रीमेंट अरेंजमेंट, सोसा, टू एनहेंस द डिफेंस इंडस्ट्रियल इंटीग्रेशन। डिफेंस टेक्नोलॉजी, इसमें क्या करेंगे, रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस इन द इंडिया US डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम, INDUS-X, फॉर एक्सपेंडेड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप। मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करें तो इंडिया का फुल मेंबरशिप इन कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस, अ मल्टीलेटरल कंस्ट्रक्ट हेडक्वार्टर्ड इन बहरीन, इट सिग्नल्स कमिटमेंट टू रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो भाई इंडिया के लिए जो फुल मेंबरशिप दी गई है इन कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस में। साथ ही साथ स्पेस और सेमीकंडक्टर कोलैबोरेशंस में प्रोग्रेस देखने को मिली इन इंडिया और US इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड वैल्यू चेन कोलैबोरेशंस इन बोथ द कमर्शियल एंड डिफेंस सेक्टर्स। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें इंडिया 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग के बीच में साइन हुई। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे वो हम देखेंगे अबाउट द समिट्स कॉन्फ्रेंसेज एंड ऑर्गेनाइजेशन। सो फर्स्ट पार्ट हमने इसका कंप्लीट कर लिया है। सो इसी के साथ आप लोग रिवाइज कीजिए। देखिए करंट अफेयर्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी जहाँ कन्फ्यूजन होंगी। अब जैसे आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप ये सब लिखिए 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग में क्या क्या, बिकॉज बहुत कुछ ऐसा अगर आप लिख भी रहे हैं तो बहुत छोटी सी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन लिखिएगा, जैसे किस किस में मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे MQ-9 भी हो गया या INDUS-X हो गया, ये आप लिख सकते हैं। बट जैसे ये
फर्स्ट हिंदू टेम्पल है, तो इसके बारे में आपने हेडिंग डाला फर्स्ट हिंदू टेम्पल, क्या क्या इसके की पॉइंट्स हैं, बस वहाँ पे एक ट्री स्ट्रक्चर बना लो तो जल्दी याद हो जाएगा। कच्चथीवो आइलैंड के बारे में एक ट्री स्ट्रक्चर बना लो, ठीक है। वेज आइलैंड के बारे में बना लो, वेज बैंक जिसको बोल रहे हैं। तो बस ये आपके लिए बहुत ईजी एक्सेस हो जाएगी पहुँच मतलब याद करने के लिए। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब इसमें समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। तब तक आप पढ़ते रहिए, मैप्स को साथ में रखिए। देखिए यहाँ पे भी मैप्स ज़रूरी हो जाते हैं करंट अफेयर्स में, मैप्स रखिए, देखिए और उसको अलग से मार्क करके रख लिए, वहाँ से भी आप रिवाइज़ कर सकते हैं। सो बस रिवाइज़ करते रहना है, पढ़ते रहना है।